हुई थी तब यह माना जा रहा था कि या तो गुरुवार रात को ही या फिर शुक्रवार बीते यानी कल को लिस्ट आ सकती है। उसके बाद फिर खबर ये आ रही है कि आज ये लिस्ट आएगी और आज शाम 6 बजे बीजेपी की लिस्ट आ सकती है। 100 से लेकर 120 उम्मीदवार हो सकते हैं, 10 से लेकर 12 उम्मीदवार राजस्थान के बीच में हो सकते हैं। पवन गौड़ हमारे सहयोगी इस वक्त और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। तो आखिरकार गुरुवार की सीईसी बैठक के बाद आज शाम 6 बजे लिस्ट आने वाली है। पवन, देखिए, 2 दिन पहले बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी। उसमें तकरीबन 100 से 150 नामों पर चर्चा हुई थी और चर्चा करने के बाद उनको फाइनल कर लिया गया था। और आज शाम 6 बजे बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी करेगी। कोई पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से कोई एक बड़ा व्यक्ति आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी घोषणा करेगा। जिस तरह से पिछले 2 दिन से लगातार सूची को अंतिम रूप दिया जा रहा था, ऐसे में लगातार थोड़ा सा वक्त लग रहा था और आज वो सूची को तैयार कर लिया गया है। तकरीबन 100 से 125 नामों की पहली लिस्ट हो सकती है और आज शाम को 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी करेगी। राजस्थान कोर ग्रुप की भी बैठक हुई थी और कहा यही जा रहा था कि राजस्थान की 25 सीटों में 8 से लेकर 12 सीटों तक इसमें उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। तो ये माना जाए 6 बजे आज ये भी साफ हो जाएगा। जाहिर तौर पर उस दिन जब गुरुवार को जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी तो 18 राज्यों की 200 से ज्यादा सीटों पर चर्चा हुई थी। उसमें राजस्थान भी शामिल था और ऐसे में बीजेपी की जो पहली लिस्ट होगी वो उन नामों को लेकर होगी, या तो जो कमजोर सीटें हैं या हारी हुई सीटें हैं, या जिन पे जो, जैसे राजस्थान की अगर बात करें तो कुछ लोगों ने विधानसभा चुनाव के दौरान सांसदी छोड़कर विधानसभा चुनाव लड़ा था और आज विधानसभा या तो राजस्थान सरकार में मंत्री हैं या विधायक हैं। तो ऐसी सीटों पर भी बीजेपी पहली लिस्ट में घोषणा कर सकती है। इसका ये लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। अब से थोड़ी देर के अंदर शाम को 6 बजे बीजेपी अपनी पहली लिस्ट की घोषणा करेगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको घोषणा की जाएगी। तो बिल्कुल ये माना जाए कि जैसा आपने बताया कि शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस पूरी लिस्ट के बारे में बीजेपी की तरफ से बताया जाएगा और जाहिर तौर पर बीजेपी तमाम बातों को दरकिनार करते हुए जो हम विपक्षी खेमे की अगर बात करें उनसे बढ़त बनाए हुए हर लिहाज से आगे नजर आ रही है। देखिए, आपने विधानसभा चुनाव के दौरान भी देखा, जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जो है बहुत जल्दी जारी कर दी थी। जो डी ग्रेड की या जो कमजोर सीटें थी उनको पहले जारी कर दिया था और उनको एक पूरा समय दिया था अपने उम्मीदवारों को तैयारी करने का। तो उसी पैटर्न पर लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए भी जो कमजोर सीटें हैं उन पर बीजेपी आज जो है वो लिस्ट जारी कर देगी, जिससे कि जो उम्मीदवार वहां का होगा उसको पूरा समय मिले अपनी तैयारी करने के लिए। अपना पूरा एक वो जो लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर जो चीज की जरूरत होती है उसका पूरा अपना तैयारी करने के लिए पूरा वक्त दिया जा सके। तो इसीलिए बीजेपी आज जो है वो पहली लिस्ट जारी करेगी। 100 से तकरीबन 150 नाम उस लिस्ट में हो सकते हैं। तो ऐसे में ज्यादातर जो नाम होंगे वो कमजोर सीटों या हारी हुई सीटों के नाम होंगे। और पवन, जैसा आपने बताया कि केंद्रीय चुनाव समिति की जब परसों बैठक हुई थी तो फिर करीब 18 राज्यों की 200 सीटों पर मंथन हुआ। इसके बाद ये वक्त लगा क्या हम माने कि 2 दिन का जो समय अब आज 6 बजे जब घोषणा होनी है, या आखिरी वक्त में भी फिर उस बैठक के बाद कुछ मंथन हुआ, चिंतन हुआ, कुछ लिस्ट में परिवर्तन हुआ? देखिए, जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक थी उसमें सारी चीजों को एक एक सीट वार चर्चा हुई थी। एक एक सीट पर कौन कौन से उम्मीदवार रह सकते हैं उन सब विषयों को लेकर लगातार चर्चा की गई थी। पूरे गहन मंथन किया गया था हर राज्य के साथ में। तो ऐसे में 200 से ज्यादा नाम थे उस अगर बात करें उसमें केंद्रीय चुनाव समिति की। तो उसके बाद में बीजेपी जो है उन सारे नामों को एक साथ रिलीज नहीं करेगी। बीजेपी जो है वो फेज वाइज तरीके से धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव बढ़ता जाएगा, जब चुनावों की घोषणा भी हो जाएगी तो पहले चरण में कौन कौन सी सीटें होने वाली हैं, दूसरे चरण में कौन कौन सी सीटें होने वाली हैं, या किस राज्य में किस चरण में चुनाव होना है, उस हिसाब से धीरे धीरे रिलीज करेगी। लेकिन शुरू में अगर बात करें तो पहली लिस्ट की बात करें तो उसमें ज्यादातर बड़े नाम शामिल हो सकते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कुछ जो बड़े केंद्रीय मंत्री हैं उनके नामों की घोषणा हो सकती है। उनके साथ साथ जो पिछले चुनाव में या तो हारी हुई सीटें हैं या कमजोर सीटें हैं, या जो जैसे राजस्थान में पिछले चुनाव में जो लोग जीत के भी आए थे उसके बावजूद भी कुछ सांसदों को विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया, उनकी वजह से वो लोकसभा की सीट खाली हो गई। तो ऐसी सीटों पर बीजेपी आज घोषणा कर सकती है। अब से थोड़ी देर का इंतजार करना होगा, शाम 6 बजे सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। पवन, लगातार जब ये खबर आ रही थी हमने अपने बाकी दिल्ली के सहयोगियों अनूप से भी बात की, विनीत से भी बात की, तो राजस्थान के संदर्भ में कुछ बड़े नाम
को लेकर, वो केंद्रीय मंत्री हों या बड़े नाम हैं, उनको लेकर चर्चा हो रही थी। चाहे कोटा से ओम बिरला की बात कर ले, जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत की बात कर लें, बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल की बात कर लें, सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष चित्तौड़गढ़ से, उनका टिकट मिलता हुआ दिखाई दे रहा था। झालावाड़ से अगर बात करें तो वसुंधरा राजे का नाम सामने आया था, कैलाश चौधरी का नाम बाड़मेर से सामने आ रहा था। तो ये माने कि हो सकता है कि राजस्थान में उन नामों की घोषणा हो सकती है जो एक तरह से कहें कि बड़े नेता हैं और बीजेपी के वो गढ़ हैं, किले हैं, वो सीटें। देखिए, जाहिर तौर पर राजस्थान के कुछ नामों की घोषणा जरूर होगी, लेकिन चूंकि पहली जो लिस्ट है उसमें ज्यादातर या तो केंद्रीय नेतृत्व के लोग शामिल हैं या उनके अलावा कमजोर और हारी हुई सीटों के नाम ज्यादा उसमें शामिल हैं। तो ऐसे में कुछ ही सीटों की राजस्थान की घोषणा आज हो सकती है, जिसमें कुछ बड़े नाम भी शामिल राजस्थान से भी हो सकते हैं, चाहे वो खुद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बात कर लें या गजेंद्र सिंह शेखावत जो केंद्रीय मंत्री है उनकी बात कर लें। ऐसे नामों की भी घोषणा हो सकती है, लेकिन ज्यादातर जो नाम जो हैं, जिस तरह से चुनाव आगे बढ़ता जाएगा, चुनाव फेज वाइज तरीके से आगे बढ़ता जाएगा, जब ये लगेगा कि अब जिस भी चरण में राजस्थान में चुनाव होगा उसके हिसाब से पार्टी जो है फेज वाइज आगे नामों की घोषणा करती जाएगी। हालांकि आज जो है वो बीजेपी जो है वो 100 से 150 नामों की घोषणा कर सकती है। और लगातार आप नजर इस डेवलपमेंट पर रखे हुए हैं, तो क्या पैमाना टिकट के लिए उम्मीदवारों के नाम को घोषणा करते हुए रखा गया है? किस तरह से कंसिडर की गई हैं चीजें कि हाँ इस बार इस तरह के उम्मीदवार होने चाहिए या इस तरह के उम्मीदवार अवॉइड करने चाहिए, ये कुछ बता पाएंगे? देखिए, बीजेपी का इस बार जो खासा फोकस है वो है, एक तो युवा लोग चाहिए, उसके साथ साथ महिलाओं को भी तरजीह देने पर बीजेपी विचार कर रही है। उनके अलावा बीजेपी का जो खास फोकस जो है वो अपनी सर्वे रिपोर्ट पर है। एक तरफ बीजेपी की अपनी सर्वे रिपोर्ट है, संघ का अपना सर्वे आता है, उनके अलावा परफॉर्मेंस रिपोर्ट। बीजेपी लगातार जो स्थानीय स्तर के जो नेता हैं उनसे लगातार फोन पे या अन्य माध्यमों से अपना फीडबैक लेती रहती है कि किस नेता का क्या फीडबैक है, जो वर्तमान सांसद है उसका क्या फीडबैक निकल के आ रहा है, उनके अलावा और जो कंटेंडर हैं उस लोकसभा सीट के उनका क्या फीडबैक है। वो सारा फीडबैक जो है वो बीजेपी केंद्र नेतृत्व के पास आता है। उसके आधार पर एक पैनल तैयार किया जाता है और पैनल में जो सबसे मजबूत नाम होता है, जो कि बीजेपी के सांचे में फिट बैठ रहा है, चाहे वो कास्ट इक्वेशन की बात करें, सामाजिक समीकरण की बात करें, क्षेत्रीय समीकरण की बात करें या सर्वे रिपोर्ट की बात करें, उसमें जो सबसे मजबूत नाम होता है उस पैनल में उसको तरजीह दी जाती है टिकट के आधार में, टिकट देने के आधार में। तो ऐसे में बीजेपी ने अपना होमवर्क लगातार पिछले 6 महीने से बीजेपी लगातार प्रत्याशियों के नाम पर अपना होमवर्क कर रही थी। राज्यों में बैठकों का दौर अलग चल रहा था, सर्वे अलग चल रहे थे, उनके अलावा केंद्र में जो तमाम नेता हैं वो अपनी बैठकों का दौर अलग कर रहे थे। उसके बाद में कोर ग्रुप की बैठक होती है, राज्यों की कोर ग्रुप बैठक हुई, उसके बाद नई दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की फाइनल जो बैठक हुई उसमें उन नामों पर मोहर लगा दी गई। अच्छा पवन, जब ये राजस्थान कोर ग्रुप के मेंबर्स भी पहुंचे, आप लगातार कवर कर रहे हैं इस खबर को, तो किसी से बात हुई, कुछ क्या जानकारी ऐसी महत्वपूर्ण जो दर्शकों के साथ हम साझा कर सकते हैं? और दूसरी बात यह भी कि बीजेपी की तरफ से जो विपक्षी दल हैं, खासतौर पर कांग्रेस हैं, क्योंकि उनके भी कई नेताओं के विशेष तौर पर राजस्थान से बीजेपी ज्वाइन करने की बात कही जा रही है, तो उस मसले पर भी कुछ चर्चा हुई क्या? देखिए, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सिर्फ प्रत्याशियों के चयन को लेकर चर्चा होती है, उससे ज्यादा उसमें और कोई चर्चा होती नहीं है। हालांकि जैसे कि तमाम जो पूरे देश भर से तमाम जो विपक्षी दलों के नेता हैं वो बीजेपी के संपर्क में है और समय समय पर बीजेपी आपने देखा वो ज्वाइन भी कर रहे हैं। तो ऐसे में बहुत सारे नेता जो हैं वो राजस्थान से भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से भी और अन्य दलों से भी, वो भी बीजेपी के संपर्क में है। तो बीजेपी अपनी जरूरत के हिसाब से उनको बीजेपी में शामिल करा रही है। लेकिन ये जरूर है कि जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई तो जब कई सारे नेता जो कोर ग्रुप के हैं जब बैठक से बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने कहा कि सारी सीटों पर चर्चा पूरी हो गई है। हालांकि एक साथ सारी सीटों पर घोषणा नहीं की जाएगी, फेज वाइज तरीके से घोषणा की जाएगी। सबसे पहले जो है वो कमजोर सीटों पर ही घोषणा की जाएगी, या जिन सीटों पर जो सांसद हैं अपना सांसदी छोड़ के विधानसभा चुनाव लड़े हैं वो ऐसी सीटों पर बीजेपी पहले फेज में घोषणा कर सकती है। और ये भी अपने आप में एक साइकोलॉजिकल एज अपने प्रतिद्वंदियों के खिलाफ कि अभी मुकाबले की तारीख तय नहीं हुई है, चुनावों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन आप अपनी पहली सूची जारी करने जा रहे हैं, अपनी टीम को आप उतारने जा रहे हैं मैदान में। देखिए, जाहिर तौर पर इस स्ट्रेटेजी का फायदा जो है वो बीजेपी को विधानसभा चुनाव में मिला है, चाहे आप छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें। आपने देखा कि बीजेपी ने अपनी कमजोर सीटों पर पहले ही उम्मीदवार उतार दिए थे। ऐसे में जो विवाद भी था जिन जिन सीटों पर भी
कई सारे जो अन्य जो नेता थे पार्टी के वो नाराज भी हुए थे, तो उनकी नाराजगी को खत्म करने का पूरा मौका मिला बीजेपी को। तमाम जो नेता थे बीजेपी के, चाहे केंद्र स्तर के नेता हो या राज्य स्तर के नेता हो, वहां जाके नाराजगी दूर करने का उन्होंने काम किया। उसके साथ साथ जो कमजोर सीटों पर तैयारी करने का भी जो आपका प्रत्याशी जो बीजेपी का था उनको पूरा समय मिला, और वही कारण था कई सारी जो कमजोर सीटें थी उन पर भी बीजेपी ने इस विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। तो वही रणनीति के साथ बीजेपी लोकसभा चुनाव में उतरने जा रही है। अभी तक अगर चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव की घोषणा नहीं की गई है, उसके बावजूद भी बीजेपी ने अपनी केंद्रीय चुनाव समिति की पहली बैठक की, 6 तारीख को दूसरी बैठक करने जा रही है। बचे हुए राज्यों पर उस पर चर्चा हो जाएगी, और आज बीजेपी जो है वो अपनी पहली सूची जारी कर देगी। 100 से 150 नामों की सूची होगी। कमजोर सीटों पर ज्यादातर जो उसमें जो नाम होंगे वो कमजोर सीटों के नाम होंगे या हारी हुई सीटों के नाम होंगे। तो ऐसे में एक प्रत्याशी को समय तो मिलेगा ही, लेकिन सामने जो आपका विपक्ष है उस पर भी आप एक जो मोरल विक्ट्री है या जो कहें परसेप्शन की जीत है वो आप हासिल कर लेते हैं कि भले ही चुनाव में भले अभी घोषणा नहीं हुई हो, लेकिन हमने अपना उम्मीदवार मैदान में उतार दिया है, हमारा तैयारी पूरी है। जैसे कि आपने लगातार सुना कि प्रधानमंत्री कई सारे कार्यक्रमों में जाते हैं और जिक्र करते हैं कि इस बार जब हम तीसरे टर्म में आएंगे तो ये बहुत बड़े बड़े काम करने वाले हैं, ये इस योजना पे काम करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक माइंडसेट और ये एक मोरल विक्ट्री होती है कि हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम अगले टर्म में भी लौट के आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये एक मैसेज जो होता है विपक्ष के लिए भी होता है कि विपक्ष के जो मोरल है उसको डाउन किया जाए कि हम जीत के आ रहे हैं, हमारी तैयारी पूरी है, आप कहीं भी चुनावी मैदान में हमारे सामने नहीं खड़े हो रहे हैं। तो यही उसी रणनीति पर बीजेपी लगातार काम कर रही है। चाहे प्रधानमंत्री के आप भाषणों को आप सुन लीजिए या लगातार बड़े नेताओं के आप बातों को सुन लीजिए। 370 सीट बीजेपी ने अपने लिए जीतने का लक्ष्य रखा है, 400 पार एनडीए के लिए नारा दिया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो है वो साइकोलॉजिकल विक्ट्री तो आप बीजेपी की जरूर मान सकते हैं। और बिल्कुल ये बात देखी भी जाए कि बीजेपी की ऐसी पार्टी जो अपने आप से ही मुकाबला करती है। 2014 में अगर 283 सीट 282 सीट आप लेके आते हैं, फिर 300 से आगे आप बढ़ते हैं 2019 में, और अब आप एनडीए अपने गठबंधन का टारगेट 400 प्लस रखते हैं और 370 का एक विशेष अंक अपने जरिए पार्टी का टारगेट रखते हैं। इससे कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की कोशिश और अपने आपको एक टारगेट देने की कोशिश कि हमें इसे हर हाल में अचीव करना है। देखिए, जाहिर तौर पर ये एक बड़ा मैसेज होता है कार्यकर्ताओं के लिए भी और विपक्ष के लिए भी कि एक तरफ जैसे आपने देखा 2019 के चुनाव में अब की बार 300 पार का नारा दिया था, तो बीजेपी जो है वो 303 सीट जीत के आई थी और एनडीए के सहयोगी के साथ वो बहुत आगे निकल गई थी। तो ऐसे में इस बार जो है बीजेपी ने अपने लिए 370 का नारा रखा है, वहीं एनडीए के लिए 400 पार का नारा रखा है। तो ये साफ संदेश है अपने कार्यकर्ता के लिए भी कि आपको लगातार काम करना है। जैसे कि आपने देखा कि राष्ट्रीय अधिवेशन में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी कार्यकर्ताओं को और नेताओं को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि अब से लेकर अगले 100 दिन तक आपको लगातार मेहनत करनी है, कड़ी मेहनत करनी है, और एक एक बूथ पर जहां हम कमजोर थे कम से कम उन बूथों पर 370 वोटें जो हैं वो बढ़वानी है। मजबूत बूथों पर तो काम करना ही है, लेकिन जो कमजोर बूथ थे उन पर भी एक एक बूथ पर कम से कम 370 वोट बढ़वानी है, यानी कि उनको भी उन बूथों पर भी जीत हासिल करनी है, तभी हम 370 सीटें जीत पाएंगे। तो ये अपने कार्यकर्ताओं के लिए संदेश तो है ही, वहीं विपक्ष के लिए भी संदेश ये है कि हम तो अब हार जीत की बात ही रही नहीं चुनाव में, अब जो है अब बीजेपी कितनी सीट जीतेगी, 370 पार का नारा उन्होंने अपने लिए दिया है, तो ऐसे में कितनी सीट जीतेगी उसकी अब लड़ाई रह गई है। तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल जो जीत है वो विपक्ष के ऊपर हासिल कर लेना चाहती है बीजेपी। इसीलिए चाहे वो लगातार प्रधानमंत्री के बयानों की बात करें या फिर अब चुनाव की घोषणा से पहले ही कई सारी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की बात करें, इससे कहीं ना कहीं बीजेपी एक बड़ा संदेश देना चाहती है। और बिल्कुल ये न सिर्फ विपक्षी खेमे में खलबली मचाने की कोशिश, बल्कि ये एक रणनीति भी कि हमें आगे बढ़ना है, 370 प्लस हासिल करनी है। ये बैठे बैठाए नहीं होगा, इसके लिए प्रॉपर जो एक प्रणाली होती है, जो एक प्रक्रिया होती है, उसका पालन करना होगा। अच्छे उम्मीदवार उतारने होंगे, समय पर उम्मीदवार उतारने होंगे। हमें विपक्ष को सरकार पर हमला नहीं करने देना होगा, बल्कि विपक्ष पर उनकी नीतियों को लेकर हमला करना होगा, और साथ ही साथ अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि कार्यकर्ता ही महत्वपूर्ण है, कमल का फूल चेहरा है। देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री अमित शाह हो या बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, वो हमेशा इस बात को कहते हैं कि हम किसी भी लड़ाई की तैयारी, किसी भी चुनाव की तैयारी हम लास्ट मोमेंट पर नहीं करते हैं, हम उसकी तैयारी कम से कम 1 साल 1.5 साल पहले से अपनी शुरू कर देते हैं, जिससे कि हमको लास्ट समय पर किसी समस्या का सामना ना करना पड़े।
और यही कारण है कि आपने देखा कि बीजेपी ने पिछले 1 साल से लगातार अपनी पार्टी के तमाम जो कार्यक्रम थे उनको एक साथ लोकसभा के लिहाज से तेज कर दिया था। बहुत सारे कार्यक्रम पिछले 1 साल से चल रहे थे जिसमें लगातार कार्यकर्ता इन्वॉल्व था। उसके साथ साथ पार्टी ने अपने स्तर से, संगठन के स्तर से, संघ के स्तर से उस लगातार फीडबैक लेना, प्रत्याशियों का फीडबैक लेना, क्या किस प्रत्याशी का क्या फीडबैक है किस लोकसभा में, वो लेना शुरू कर दिया था। और वो जब सारी रिपोर्ट पार्टी के पास आ गई तो उसको असेंबल करके एक एक सीट पर गहन यहाँ केंद्रीय जो नेतृत्व है उसके बीच चर्चा हुई। उसके बाद में जो राज्य की जो कोर टीम है वो अपना एक पैनल तैयार करके लाई। उसमें उस पैनल को, जो केंद्रीय टीम का जो पैनल है, उससे मैच किया गया कि क्या ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कौन कौन से नाम राज्य की टीम लेके आई है, कौन कौन से नाम केंद्र की टीम के पास में है। जब मैच करके फिर यहाँ एक अलग से एक पैनल तैयार किया गया 3-3 नामों का। फिर उस पैनल को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में रखा गया प्रधानमंत्री के सामने, और प्रधानमंत्री के सामने रखने के बाद में फिर उस पर जो पैनल के नाम थे उन पर गहन मंथन किया गया कि कास्ट इक्वेशन के हिसाब से कौन सबसे ज्यादा मुफीद चेहरा रहेगा, उसके अलावा जो क्षेत्रीय समीकरण है उसके अलावा सबसे ज्यादा कौन मुफीद चेहरा रहेगा। उसके साथ साथ कि जो सर्वे की रिपोर्ट है पार्टी की, संगठन की, संघ की, इन सब की पार्टी की रिपोर्ट का फीडबैक जो क्या है उसके आधार पर सबसे ज्यादा मुफीद चेहरा पार्टी को जीत दिलाने के लिए कौन सा रहने वाला है, उस पर फाइनल मोहर लगाई गई। यानी कि जो कुछ अब आज जो आप देख रहे हैं वो सिर्फ 2-4 दिन की मेहनत नहीं है, वो पिछले 1 साल का लगातार जो काम और मेहनत जो पार्टी के द्वारा की जा रही है उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं। और बिल्कुल यहाँ बीजेपी अपने फैसलों के लिए, चौंकाने वाले फैसलों के लिए जानी जाती है, इसलिए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन क्या 20 राज्यों की, 18-20 राज्यों की अगर सीईसी की बैठक में चर्चा हुई सीटों पर, आज आने वाली लिस्ट में कौन कौन से प्रमुख राज्य हो सकते हैं पवन? देखिए, ज्यादातर वही राज्य इसमें शामिल होंगे जिनमें बीजेपी पिछले लोकसभा चुनाव में हार गई थी या कमजोर प्रदर्शन रहा था। जैसे चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, जिसमें बीजेपी पिछले लोकसभा चुनाव में 16 सीट हार गई थी, हालांकि 2 जो सीटें हैं वो उपचुनाव में जीत ली थी। उनके अलावा जो है अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो उसमें 1 सीट हारी थी। राजस्थान में हालांकि 25 में से 25 सीट बीजेपी जीती थी, लेकिन 1 सीट जो है वो हनुमान बेनीवाल एनडीए के सहयोगी के तौर में चुनाव लड़ रहे थे उनकी थी। हालांकि हनुमान बेनीवाल इस बार नहीं है, तो उस सीट पर बीजेपी अलग से एक रणनीति तैयार कर रही है, कौन चेहरा हो सकता है। तो ऐसे में जो राज्यों में बीजेपी पिछले लोकसभा चुनाव में जिन सीटों पर हार गई थी उन पर समीक्षा करके पहली लिस्ट में ज्यादातर नाम जो हैं उन्हीं राज्यों से होंगे। बाद में धीरे धीरे जो बीजेपी जो है, जैसे चुनाव बढ़ता जाएगा, चुनाव की घोषणा हो जाएगी, चरणों के आधार पर पता लग जाएगा किस राज्य में किस चरण में चुनाव होना है, तो उन पर आगे बढ़ता जाएगा और उनकी फिर लिस्ट की घोषणा धीरे धीरे बीजेपी करती जाएगी। एक चीज ये भी समझना चाहेंगे, चूंकि अभी अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर रही है और जो बाकी घटक दल हैं, सहयोगी दल हैं, उनसे भी समय आने पर चर्चा कर ली जाएगी और फिर उसी लिहाज से प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होगा, चाहे यूपी के क्षेत्रीय दल हो या हम इधर बिहार की बात करें जेडीयू से और बाकी क्षेत्रीय दलों से समझौते की बात हो, प्रत्याशियों के नामों के ऐलान की बात हो। पवन, देखिए, जाहिर तौर पर जहां एक तरफ बीजेपी अपने प्रत्याशियों की चर्चा तो कर ही रही है, लेकिन जो क्षेत्रीय यूनिट जो बीजेपी की हैं वो भी लगातार जो स्थानीय स्तर पर जो राज्यवार जो गठबंधन है जिन जिन दलों के साथ, उनके साथ भी लगातार चर्चा कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। और बैठक करने के बाद में शीघ्र ही दिल्ली में राज्यवार जो दल हैं, जो क्षेत्रीय जो सहयोगी एनडीए के, उनकी एक बैठक दिल्ली में भी बुलाई जाएगी और उनके साथ में एक चर्चा करके सीटों पर उसको तकरीबन फाइनल कर लिया जाएगा। हालांकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पहले भी तकरीबन, अगर ओम प्रकाश राजभर को छोड़ दें तो पिछले लोकसभा में भी वही दल शामिल हैं जो इस बार लोकसभा में, हालांकि जयंत चौधरी अभी लेटेस्ट उनकी एंट्री हुई है, तो उनको लेकर भी बीजेपी ने अपनी जो चर्चा है लगभग वो पूरी कर ली है। कुछ दिनों में उनकी मुलाकात होगी केंद्रीय नेतृत्व के साथ में और वो भी फाइनल हो जाएगा। जैसे बिहार की बात करें, बिहार में भी स्टेट यूनिट जो है वो अपने गठबंधन के सहयोगी के साथ चर्चा कर रही है और चर्चा करके फिर उस चर्चा को केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखा जाएगा और केंद्रीय नेतृत्व उसके उनके सहयोगी दलों से बातचीत करके उस चर्चा को और सीटों को फाइनल कर लेगा। तो ऐसे में चाहे वो गठबंधन के सहयोगी की बात हो या अपनी सीटों की बात हो, बीजेपी एक साथ उन सब विषयों पर काम कर रही है, क्योंकि बीजेपी चाहती है जब लोकसभा चुनाव की घोषणा हो तो उसके बाद में पूरे एनडीए का जो ध्यान हो वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार और कैसे एनडीए को 400 पार करना है, सिर्फ उस पर रहना चाहिए। उससे पहले जो सारे जो बैकग्राउंड वर्क हैं, चाहे वो प्रत्याशियों के चयन हो या गठबंधन की सीट शेयरिंग हो, सबको खत्म कर लेना चाहती है।
बिल्कुल आधिकारिक या सरकारी कार्यक्रमों में तो लगातार दौरे केंद्रीय मंत्रियों के, गृह मंत्री के और साथ ही साथ प्रधानमंत्री के हो रहे हैं, लेकिन चुनावी जनसभाओं की अगर बात करें, बड़ी रैलियों की बात करें, तो क्या ये शुरुआत चुनाव की घोषणा से पहले ही हो सकती है या फिर ये चुनाव की घोषणाओं के बाद ही होगा? क्योंकि जिस तरीके से पहले लिस्ट आ रही है तो बीजेपी बिल्कुल एक्टिव मोड में नजर आ रही है। देखिए, अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो वो रोज उनका कहीं ना कहीं कार्यक्रम पूरे देश भर में लगा हुआ है। आज भी उनके एक रैली पहले बंगाल में थी, उसके बाद में आज अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने बिहार में एक जनसभा को संबोधित किया है। तो लगातार प्रधानमंत्री के कई सारे दौरे लगे हुए हैं। लेकिन उसके साथ में अगर चुनावी रैलियों की बात करें तो खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें या गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, वो कुछ दिन पहले खुद ही राजस्थान दौरे पर आए थे और उन्होंने जो बीजेपी कोर टीम है उनके साथ चर्चा की थी, जो क्लस्टर्स के जो लोग हैं उनके साथ चर्चा की थी, उनके साथ एक रैली को संबोधित किया था। तो वो सब अपने अपने स्तर पर बीजेपी के तमाम जो केंद्रीय नेतृत्व है वो सब इसकी तैयारी कर रहा है, वो सब इनकी बैठकें कर रहा है। लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव की घोषणा होगी उसके बाद में इन सब रैलियों में और जनसभाओं में तेजी आ जाएगी। तो सिर्फ केंद्रीय नेतृत्व के अलावा और भी जो बड़े नेता हैं, चाहे वो राज्यों की बात करें या केंद्र के अलग और अन्य बड़े नेताओं की बात करें, उन सबके दौरों और जनसभाओं में भी तेजी आने वाली है। बिल्कुल पवन, एक बार हम फिर से चाहेंगे, लगातार आपने इस बड़ी खबर की जानकारी दी और विश्लेषण भी किया और क्या कुछ रणनीति है और किस तरीके से ये बीजेपी आगे बढ़ती हुई आगामी लोकसभा चुनाव में दिखाई दे रही है वो आपने बताया। लेकिन फिलहाल जो एक खबर आ रही है, जो शुरुआत जिससे की हम चाहेंगे इस बारे में विस्तार से आप प्लीज बताइए। 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस या बीजेपी की तरफ से जानकारी जिसमें 100 से 120 तक नाम हो सकते हैं। देखिए, जाहिर तौर पर शाम को 6 बजे बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से कोई बड़ा चेहरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी अपनी पहली सूची जारी करने जा रही है, जिसमें 100 से 150 नाम तकरीबन हो सकते हैं। अगर उस लिस्ट की बात करें तो उसमें बड़े नाम जो हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें या कुछ अन्य बड़े केंद्रीय मंत्रियों की बात करें, वो उस पहली लिस्ट में वो नाम शामिल हो सकते हैं। उनके साथ साथ अगर बात करें तो जो कमजोर और हारी हुई सीटें थी पिछले लोकसभा चुनाव की, ऐसे में उन सीटों पर भी घोषणा हो सकती है। यानी कि अब बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है। अब से थोड़ी देर के अंदर बीजेपी 6 बजे अपनी पहली लिस्ट